तो आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ और इसमें पढ़ने वाले हैं हम क्वथनांकों का उन्नयन, जो कि लेक्चर नंबर 8 है हमारा। 7 लेक्चर तक हम पीछे कर चुके हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी वीडियो को आप देखना है आपको और नोट्स आप बनाते रहिए। जो भी इस पे सोल्यूशंस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल को हम लास्ट में करेंगे, तो आप ध्यान रखें, इसका नोट्स तैयार करते रहिए ताकि न्यूमेरिकल लगाते समय हमें इसमें आसानी हो। तो क्वथनांकों में उन्नयन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को हमें पढ़ना है। पीछे हमने बात किया वासदाब और वासदाब का अनुमान में हमने चीजों का बात किया है। तो यदि आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर आप 7 को देख सकते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझते हैं क्या है क्वथनांक। सबसे पहले यदि मैं क्वथनांक को समझ जाऊं तो आपको इन चीजों को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का क्वथनांक वह होता है जिस पर वह निश्चित ताप पर, किसी द्रव का क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस किसी निश्चित ताप पर द्रव का जो वाष्पदाब होता है वह वायुमंडलीय वाष्पदाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। द्रव का जो वाष्पदाब हो यदि वह वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कैसे है कि यहां से इस प्रकार से समझते हैं। यहां पर हमने लिया क्या है कि मान लेते हैं एक कंटेनर हमने ये लिया और दूसरा हमने इसमें क्या लिया, लिक्विड भर दिया, जिसको हमने कहा है शुद्ध विलायक। ये आपका क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, इस शुद्ध विलायक को हमने यहां पर आप सिंपल तरीके से इसको आप लिख सकते हैं शुद्ध विलायक, सीधे सीधे आप कह सकते हैं इसको शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक। और इस शुद्ध विलायक का इसमें आप क्या करेंगे कि एक कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे। क्या डालेंगे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। तो जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे तो मान लेते हैं ये हमारा अगला कंटेनर है। इसी कंटेनर में जब हमने शुद्ध अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला, और आप ध्यान रखेंगे कि ये कंटेनर जो है आपका वो क्लोज्ड कंटेनर है। क्या है? क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप डालेंगे, ये हमने इसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया। ठीक है, अब बात समझिए, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या बात किया था कि शुद्ध विलायक, और ये क्या है, विलयन है। इसको हम लिख सकते हैं कि सिंपल तरीके से विलयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये आपका विलयन बन गया। ठीक है, विलयन। ठीक, हमने आपको पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है किसके कंपैरिजन में, विलयन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जैसे आपने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला तो हुआ क्या कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने की वजह से ये जो इसका सरफेस था, इस सरफेस को ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ ने घोल लिया। घोलने की वजह से क्या हो रहा है, वाष्पदाब कम बन पा रहा है। लेकिन इसमें कोई नहीं है तो इसमें ज्यादा मात्रा में वाष्पदाब बनता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये बात हमने समझी। अब इस बात को हम समझने के लिए इसमें क्वथनांकों में उन्नयन को समझना है। तो आप पहले मान लीजिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम मान लेते हैं। इसमें शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का जो आपको क्वथनांक लिया है वो आपने लिया है T0B। और ये विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक। अब क्वथनांक किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया ही है, जब किसी द्रव का निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब आप इस बात को समझिए, हमने यहाँ पर जो वाष्पदाब वाला बात किया था, तो वाष्पदाब में आपने देखा था कि आपका P0 जो होता है वो PS से अधिक था। यानी आपका जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब था वो इस विलयन के वाष्पदाब से अधिक था। इस बात को हमने अगले लेक्चर में जाना है, यानी पिछले लेक्चर में हमने इसको क्या किया है, पढ़ रखा है। अब आप समझिए, हम यहां पर करते हैं क्या है कि यदि आपने इसमें इसका वाष्प ज्यादा बनना है और इसका वाष्प कम बनना है, इसका वाष्प ज्यादा, इसका वाष्प कम बनना है। ठीक है, तो इसमें हम विलयन के क्वथनांकों के अंतर को पढ़ने के लिए होता क्या है, तो अब यह क्या करेंगे, इसमें शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। इस परिभाषा को पहले आप यहां पर क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं, फिर लिखने के बाद इस चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं कि विलयन व शुद्ध विलायक
देखते हैं इसमें विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब ये किस प्रकार से, इस बात को हम जानेंगे। देखिए, आपने जब इस विलायक, शुद्ध विलायक में जब आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला तो इसमें क्या हुआ कि इसका पी नॉट यानी जो इसका वाष्पदाब था अधिक था और इसका वाष्पदाब क्या था, कम था। तो इसका वाष्पदाब जो कि मेरे यहाँ पर पी नॉट और पी एस, इस बात को मैंने जाना है। अब आप एक बात समझिए कि जैसे इसमें आप तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे तो इसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी इस बात को हम लिख सकते हैं कि जो आपका डेल्टा टी नॉट बी होगा, यहाँ पर इस बात को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि डेल्टा टी नॉट बी, डेल्टा यहां से इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपका टी नॉट बी है और यहां पर जो आपका टी बी है, तो इसमें में से आपका जो क्वथनांक होगा वो किसका ज्यादा होगा, टीबी का ज्यादा होगा। विलयन का आपका क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने वाष्पशील पदार्थ जैसे डाला तो इसका वाष्पदाब क्या हुआ, बढ़ा। वाष्पदाब क्या हो गया, इसका घट गया। वाष्पदाब घट जाने के कारण अब इसमें जब आपको वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर जब आपको इसका वाष्पदाब करना होगा तो अधिक समय लगेगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, इसमें तापमान अधिक लगेगा आपको। क्योंकि इसमें जैसे आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला है तो अब इसको वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर करने के लिए इसमें क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन होगा। हम पहला पॉइंट इसमें समझना चाह रहे हैं, आपको 2 पॉइंट इसमें समझना है। पहला पॉइंट इसमें आपको ये समझना है कि इसका वाष्पदाब जो है, विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है, विलयन का वाष्पदाब कम होता है। विलयन का जो वाष्पदाब कम है उसका रीजन है क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ पड़ गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, तो आप समझिए जैसे इसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला तो अब इसका वाष्पदाब चूंकि ऑलरेडी क्या हो गया, कम हो गया, और इसका वाष्पदाब जब कम हो गया विलायक के कंपैरिजन में तो यहां पर क्या होगा, इसके क्वथनांक में क्या होगा, उन्नयन होगा। यानी इसको बॉइलिंग करने के लिए आपको और अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा समय लगेगा भी। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं ना कि क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ वो सिंपल तरीके से क्वथनांक में उन्नयन हो गया क्योंकि इसका क्वथनांक में उन्नयन कम है, इसका क्वथनांक में उन्नयन अधिक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसे हमें अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जो डेल्टा टी नॉट भी होगा यानी जो विलायक का क्वथनांक होगा वो कम होगा किसके तुलना में, विलयन की तुलना में। अब इसी चीज को हमें यहां पर लिख देना है कि विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन को जो हम लिखते हैं वो डेल्टा टी नॉट बी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी नॉट बी से लिखते हैं। तो उस चीज को हम आंसर करने के लिए यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा टी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां पर सबसे अधिक किसका क्वथनांक है, क्वथनांक किसका अधिक है, विलयन का क्वथनांक अधिक है। विलयन का क्वथनांक अधिक है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। तो हमें 2 ही पॉइंट इसमें समझना है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आगे आता है, इसमें सीधे से दिया हुआ कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। इस बात को आप लिख लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पर क्या कह दिया, लिख दिया। तो क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल आपके क्या हो जाएगा, एम सॉल्यूशन। यम सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि यहां पर डेल्टा टीबी इक्वल टू यम सॉल्यूशन है तो डेल्टा टी वी, और जैसे यहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं मोलल कांस्टेंट कहते हैं। उसके जगह पर आप इसको कह सकते हैं इल्वेलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यहां पर लग जाएगा, उसको हम के भी कहते हैं और ये हो जाएगा यम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा,
हम जानते हैं कि यम सोल्यूशन बराबर क्या होता है, केबी तो यहां पर आप लिखे रहने दीजिए, और यम सोल्यूशन आपने मोलरता का फार्मूला आपने पढ़ा है कि मोलरता बराबर क्या होता है, यम सोल्यूट अपान डब्ल्यू सॉल्वेंट। इसको आपने क्या किया है, पढ़ रखा है। तो यहां पर सिंपल तरीके से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू बी इंटू यम सोल्यूट को आपको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस अपान यम यम एस। या आप इसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास बटे डब्ल्यू सॉल्वेंट लिख सकते हैं। और ये किसमें होता है, केजी में होता है। किसमें होता है, केजी में होता है। तो बटे यहां पर क्या लिख देंगे, डब्ल्यू सॉल्वेंट। ठीक है, और ये चीज इसको हमें ग्राम में चेंज करना होगा, क्योंकि जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है वो ग्राम में दिया जाता है। तो जैसे आपको ग्राम में चेंज करना होगा, इसको आप 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये जो आपका यहां पर मिला, इसको यदि आप सही तरीके से लिखें तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, के बी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू, यहां पर क्या करेंगे, इस प्रथम पद को चतुर्थ से गुणा कर देंगे और द्वितीय को तृतीय से कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एस इंटू 1000 अपान, ये क्या हो जाएगा, एम एस, हमने इसका गुणा इससे करा है, एम एस इंटू ये हो जाएगा डब्ल्यू सॉल्वेंट, और ये किसमें आएगा आपका, किलोग्राम में, और ग्राम में आएगा। किसमें आएगा, सॉरी ग्राम में, क्योंकि हमने 1000 से इसको गुणा कर रखा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें ये आपका फार्मूला आ गया क्वथनांक में उन्नयन का। इस पे आपका क्या लगेगा, न्यूमेरिकल लगेगा। जहां पर डेल्टा टी बी है वो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक का उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन। आपका डब्ल्यू एस जो है, ये डेल्टा टी बी बराबर है डब्ल्यू एस जो आपका दिया हुआ है। डब्ल्यू एस क्या है, विलेय का भार। एम एस क्या दिया हुआ है आपका, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। फिर यहां पर डब्ल्यू सॉल्वेंट आपको क्या दिया है, डब्ल्यू सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है विलायक का भार। और यहां पर जो के बी है ना, इस के बी को हम क्या कहते हैं, मोलर स्थिरांक कहते हैं। मोलर क्वथनांक को स्थिरांक कहते हैं। तो जहां पर के बी क्या है, क्वथनांक मोलल क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, चलिए इसको आप पहले क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर इसका हम यूनिट निकालते हैं कि इसका डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा, क्योंकि कई दफे क्वेश्चन ये पूछ लेता है। ठीक है, तो यूनिट निकालेंगे, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए पूरा। हाँ चलिए, हम यूनिट ऑफ केबी देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ केबी किस प्रकार से निकालते हैं। तो सिंपल तरीके से यूनिट ऑफ केबी निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ेगा कि जो क्वथनांक का, यानी द्रव का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। यही बात हमने लिखा था कि डेल्टा जो आपका टी बी होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी के क्या होता है, यम मोलैलिटी के समानुपाती होता है। तो हमने इसको क्या किया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया था, केबी आ गया था, और यहां पर हमने क्या कर दिया है, मोलैलिटी इनटू मोलैलिटी। ठीक, अब यहां पर हमें केबी का वो निकालना है। क्या निकालना है, केबी का हमको निकालना है यूनिट। तो हम क्या करेंगे, के वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी अपान, देखो केबी इक्वल टू मोलैलिटी उधर जाएगा तो ये अपान में चला जाएगा, मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। और आप जानते हैं कि डेल्टा टीबी को हम केल्विन में मेजर करेंगे। किसमें, केल्विन में। तो इसको आप लिख देंगे केल्विन। और आप ऑलरेडी जानते हैं मोलैलिटी का जो हमने आपको लिखाया है मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी बराबर आप देख लीजिए, मोलैलिटी यानी मोललता बराबर होता है एन सोल्यूट यानी विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, डब्ल्यू सॉल्वेंट। और ये किसमें होता है, केजी में होता है। तो एन सोल्यूट को हम किसमें लिखते हैं, मोल
ये मोल होता है ना, और जो भार को मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, किलोग्राम में, केजी में। तो मोल प्रति किलोग्राम हो गया ना, तो सिंपल तरीके से लिखेंगे केल्विन, और यहां पर क्या लिख देंगे, मोल प्रति किलोग्राम। के जी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है, के जी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा के बी इक्वल टू हो जाएगा, जो आप इसको फाइनल लिख सकते हैं, के बी का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, केल्विन, यानी के जी मोल कांस्टेंट, ठीक है। के जी आपका ऊपर जाएगा, मोल कांस्टेंट ऊपर जाएगा, तो ये कैसे में हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, ठीक। तो यानी केबी का जो इसको, अच्छा केबी को कहते क्या है, केबी को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन स्थिरांक कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी ये दे देता है, उसका अगला जो नाम है इव्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इव्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं। इव्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट से भी इसको कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को ये भी नाम से जाना। तो इसमें आपने क्या कर दिया, यूनिट भी निकाल लिया, यहां पर आपने क्या कर दिया, यूनिट भी निकाल लिया कि इस प्रकार से यूनिट निकाला जाता है। तो सिंपल तरीके से आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो भी आप जानेंगे तो आप सिंपल तरीके से उसको क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो ये हमने आपको बता दिया, यहां से इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ये वाला तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस प्रकार से इसको आपको निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस ग्राफ पढ़ लेते हैं इसमें। चलिए इसमें हम ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से होगा। ये ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो कैसे समझते हैं, पहले में यहाँ पर क्या करते हैं, एक ग्राफ को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है। ये फिर एक एक्सेस होगा, इसमें हम ले लेंगे वाष्प दाब, क्या लेंगे इधर, वाष्प दाब, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेपर प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और इधर लेंगे हम तापमान, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, टी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक ग्राफ को प्लॉट करना है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको हमने सॉल्वेंट माना है। ये जो आपका दिया हुआ है वो किसका है, पेपर सॉल्वेंट है, ये शुद्ध विलायक है, रेड से लिख देते हैं इसको, ये आपका शुद्ध विलायक है, क्या है ये, शुद्ध विलायक। ये आपका क्या है, शुद्ध विलेन है, मतलब विलेन तो विलेन होगा, शुद्ध क्यों होगा, विलेन है, ये क्या है, विलेन, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, तो प्लॉट करेंगे ग्राफ, या टेम्परेचर और उसके बीच में प्लॉट करना होगा। तो हम ग्राफ को किस प्रकार से प्लॉट करेंगे, देखिए ये इसको हमने सिंपल तरीके से इसको करेंगे, तो यहां से देखिए जाएगा, ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहां से आएगा, ऐसे आएगा, ये हुआ। यहां पर ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहां टेम्परेचर यहां पर लिख देते हैं, टेम्परेचर तापमान, ठीक है। अब हमने इसको शुद्ध विलायक को हमने क्या कहा था, टी नॉट भी कहा था, या जिसको हम टी नॉट, आप सीधे जो प्रेशर लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पी नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी नॉट या टी नॉट, पी नॉट क्यों लिखेंगे, टी नॉट बी, और इसको क्या लिखेंगे, टी बी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टी नॉट बी जो है, और ये टी बी है। तो इसमें आपने देखा कि शुद्ध विलायक का और इसके बीच में जो ग्राफ के बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये वाला डिफरेंस, यानी शुद्ध विलायक, ये आपने शुद्ध विलायक का ये वाला ग्राफ खींचा, यहां से आया है, और ये विलेन का ग्राफ आया, इसके और इसके बीच के ग्राफ के बीच में जो ये वाला डिफरेंस है, जो इतने का अंतर आ रहा है, इसको कहते हैं डेल्टा टी नॉट बी। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा टी नॉट बी कहते हैं, डेल्टा टी नॉट बी ने डेल्टा टी
नॉट भी लिख सकते हैं यार, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो विलयन का तापमान है ये यहाँ से क्या हो रहा है, ओरिजिनेटेड पॉइंट से ये क्या है, कम है, तो ये इसकी दूरी क्या है, कम है, उस इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ज्यादा वाले से कम वाले को घटाओगे तो आप इसमें जब घटाओगे तो क्या लिख दोगे, टी बी माइनस टी नॉट भी लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टी बी माइनस टी नॉट पी। इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस ग्राफ को प्लॉट करिए पहले। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वथनांकों में उन्नयन पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। और इसमें कह रहा है कि जल के लिए जो मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक का मान यानी अर्थात केबी जो दिया हुआ है वो 0.5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो सिंपल तरीके से पहले हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल लगाने पहले आप देखते हैं इसमें जो गिवन है उसको आप लिखते हैं। तो इसमें दिया क्या है, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी 100 ग्राम आपका ये क्या हो गया, जल विलायक हो गया, और 3 ग्राम जो आपको दिया हुआ है यूरिया आपको वो विलेय हो गया। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि विलेय का भार बराबर यानी WS बराबर कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, आपको 3 ग्राम दिया हुआ है, फिर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार जो आपको इसमें दिया हुआ है, तो विलेय का जो अणुभार आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं MS। वो कितना दिया हुआ है, MS जो आपको देता है, हम जानते हैं ये होता है यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2 होता है, इसका अणुभार तुम निकालोगे तो 60 आएगा, कितना आएगा, 60 ग्राम आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये आपका अणुभार हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी तो विलायक का भार दिया है, यानी विलायक जल आपका जो है वो विलायक है, तो विलायक का भार, विलायक के भार को हम लिख सकते हैं W सॉल्वेंट से। तो W सॉल्वेंट जो आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ, 100 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए यानी विलायक का जो क्वथनांक उन्नयन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है केबी का जो मान दिया हुआ है वो ऑलरेडी दे रखा है इसने, 0.5 केल्विन के जी मोल इनवर्स इसने दे रखा है, ठीक है। बस अब इसमें सिंपल तरीके से आपको क्या मालूम है, WS मालूम है, MS मालूम है, W सॉल्वेंट मालूम है, केबी मालूम है, और आप इसमें कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है क्या, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, हम उसमें सवाल का जो फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जानते हैं क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू KV इंटू WS इंटू 1000 बटे MS इंटू W सॉल्वेंट। ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, इसको ग्राम में होगा, ये किसमें होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको पढ़ा है, सभी मान इसको उठा के इसमें पुटअप कर दीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ उसमें पुटअप करिए। तो पहला इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए केबी का मान ऑलरेडी इसने दे रखा है 0.52 इंटू WS कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम, तो इंटू इसको कर लीजिए 3 ग्राम इंटू 1000 ऑलरेडी इसमें दे रखा है, ठीक है, 1000 इसमें क्या किया दे रखा है, बटे MS का मान कितना दिया हुआ है, MS इसमें 60 ग्राम है, तो यहां पर आप क्या कर दिया 60 इंटू, फिर इसमें क्या रखा है W सॉल्वेंट आपको कितना दिया है, W सॉल्वेंट आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो यहाँ पर इंटू क्या कर दीजिए 100 ग्राम कर दीजिए, ठीक। अब इसको हल करना है आपको, तो हल करने हैं तो क्या करेंगे, पहले इसमें देखिए ये 2 पॉइंट जो है आपका इस 2 पॉइंट से कट जा रहा है, 2 जीरो से कट जा रहा है, 1 जीरो इस 1 जीरो से कट जा रहा है, ठीक है। ये इसको आप गुणा करेंगे 3 को यदि इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये आप जाएगा 3 पचे 15, ये आएगा आपका 156, और पॉइंट इसमें जो आपका आएगा 2, यानी 156 पॉइंट नियर अबाउट 2 क्या आएगा 1.5, और बटे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, सभी कट गए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये भी पॉइंट कट गया। इसको जब आप हल करेंगे तो हल कर लीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 13 बटे आपका 50 आएगा, कितना आएगा 13 बटे 50, यानी डेल्टा टीबी आएगा 13 बटे 50 आया। यदि इसको आपको डेल्टा टीबी को इसको भी हल करोगे तो आपका जो मान आ रहा है डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.26, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से इसमें सवाल लगाना होते हैं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। थोड़े बहुत और भी जो इसमें थोड़ा टफेस्ट सवाल है इसको भी हम एक्सरसाइज कर लेंगे। अभी जो आपका नॉर्मल आपको सवाल करने हैं, ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आया भी कई बार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे सिंपल तरीके से। आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपके बोर्ड में आएगा ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है और कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि क्या इसमें कह रहा है, जो दिया उसको निकालकर और इजीली तरीके से आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। और जो क्वथनांक का उन्नयन है, कई बार आ रहा है कि इस पे विस्तार से आप वर्णन कीजिए, क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर पढ़ा वासदाव का अवनमन किसे कहते हैं, वासदाव के अवनमन पे आप टिप्पणी कीजिए। तो सभी क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में आते हैं, लघुत्तरीय में आते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, सभी प्रश्नों में आते हैं, सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को करेंगे और आई होप आपको ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं और अगले में हम पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में।